नमस्कार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत अध्याय 2 जो कि भारत में राष्ट्रवाद है, इसका पार्ट 7 देखेंगे। इसके पहले हम 6 भाग कवर कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं आज 7वां भाग, भारत में राष्ट्रवाद का 7वां भाग, जो कि हम अध्ययन करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न आईएएस जैसे एग्ज़ाम में 2007, 2008, 2009, 12, 15, 1999, 1996 में इतनी बार ये एक्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है आईएएस जैसे एग्ज़ाम में। तो हमारे लिए ये रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट को और किन नामों से जाना जाता है। यही पूछ लिया था कि आईएएस में रॉलेट एक्ट को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है द एनार्चिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट का एक अन्य नाम द एनार्चिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी है। इसका एक अन्य नाम बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है, अथवा इसी को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे ही काला कानून, द ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून को अन्यायपूर्ण कानून भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट है क्या, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। रॉलेट एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित एक कानून था, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था। इस एक्ट के तहत पुलिस को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के कैद करने की शक्ति दी गई थी। इसका आधिकारिक नाम एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। इसे जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर पास किया गया था, इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है बिना मुकदमा के गिरफ्तारी। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को अधिकार मिला कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए या बिना सबूत के जेल में डाल सकती थी। अगला पॉइंट है न्यायिक प्रक्रिया का अभाव। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, न्यायिक प्रक्रिया का अभाव, अर्थात इसका आशय क्या है, इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि यह कानून क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ज़रूरी है, लेकिन भारतीयों ने इसे काला कानून माना। अब इन्हीं पॉइंट को हम फिर पुनः एक बार देख लेते हैं। जैसे चौथा पॉइंट है बिना सबूत गिरफ्तारी। इसका आशय क्या है, सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और सबूत के गिरफ्तार कर सकती थी। पांचवा पॉइंट न्यायिक अधिकार नहीं, अर्थात
आरोपी को वकील लेने का अधिकार नहीं था और ना ही वह खुले न्यायालय में अपनी बात रख सकता था। 6 पॉइंट है लंबे समय तक हिरासत, अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। 7वां पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, अखबारों और आम जनता के बोलने और लिखने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये इतने सारे कानून जब लागू हो जाते हैं तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इस कानून के विरोध में अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह 1919 शुरू किया, जो भारत में पहला बड़े पैमाने का अहिंसक आंदोलन था। इसी विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ, जहां जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम के बारे में हम देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1922 में इस कानून को वापस ले लिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसके बारे में देखते हैं। ये क्यों हुआ था 13 अप्रैल 1919। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। यह एक बहुत ही दुखद और क्रूर घटना थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, रॉलेट एक्ट का विरोध। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसमें बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति। अंग्रेज़ सरकार भारतीयों की आज़ादी की आवाज़ को दबाना चाहती थी। उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार किया और विरोध प्रदर्शनों को ज़बरदस्ती रोका। तीसरा पॉइंट, नेताओं की गिरफ्तारी। अमृतसर में 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश फैल गया। चौथा पॉइंट, बैसाखी का दिन और सभा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा में एकत्र हुए थे। वे रॉलेट एक्ट और गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे थे। हत्याकांड कैसे हुआ। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर REH डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग के निकास द्वार बंद होने के कारण लोग भाग नहीं सके। सैनिकों ने 10-15 मिनट तक गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग घायल हुए और 379 से लेकर हजार से अधिक तक मारे गए। हंटर कमीशन के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, जबकि उसमें मारे गए लोगों की संख्या कहीं अधिक थी। अब इसका परिणाम क्या होता है। परिणाम, भारत भर में क्रोध और
शोक की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट बन गई। प्यारे बच्चों, अगले भाग में हम खिलाफत आंदोलन देखेंगे और असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों,